नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका CBSE बोर्ड है, इसका जो आपका डेट शीट आ चुका है और आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो इस बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कैसे करोगे? और टॉप करोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, ये आपके CBSE बोर्ड ने रिलीज किया है। और ये क्वेश्चन पेपर में जो वीडियो, इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, सभी रिपीट होंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें। तो ध्यान देना, दोनों में से किसी में भी रिपीट हो सकता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताया गया हर बातों को आप समझना बिल्कुल बारीकी से। देखो, जो आपका यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, पहला तो आपका 12 नंबर का रहेगा MCQ, जो आपका खंड कै वाला रहेगा वो, ठीक है। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। सोवियत पर आक्रमण पूछ लेगा, गहराई युद्ध की समाप्ति पूछ लेगा, ठीक है। तो आगे जो आपका प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत MCQ है। जो मैं आपको आगे बताऊंगा ना, बड़ा क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कथन वाला क्वेश्चन है, वो कथन वाला आप कैसे करोगे? तो जो कथन है वो क्या कारण कारण जो कथन की सही व्याख्या करता है, ऐसे आप समझ के कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान होता है। और जो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछ रहा है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना, तो ये आप बता सकते हो। फिर ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 12 तक के हैं। अब हम बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। देखो, जो राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट होता है ना, ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर इस पॉलिटिकल साइंस को आप पढ़ोगे ना, तो आप एक तरह से जग जाओगे। ये कोई एकदम, आप कह सकते हो एकदम ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है। ये पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अच्छा है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमने भारत का अध्ययन कर लिया, ठीक है। देखो, जो आपका खंड ख है ना, ये 12 अंक वाला रहेगा। खंड क में आपके टोटल 12 नंबर वाले प्रश्न होंगे, 12 तक रहेंगे। इसमें आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 6 प्रश्न आपके रहेंगे, दो दो नंबर के। 6 दूना कितना होता है? 12। तो ये जो 6 प्रश्न आपको यहां दिख रहे हैं ना, इन 6 में से कोई 5 प्रश्न आपका रिपीट हो लेगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। अगर 5 रिपीट हो गया ना, तो 5 दूनी 10 आपके ऐसे नंबर आ जाएंगे, ऐसे, ठीक है, चुटकी में। तो क्वेश्चन क्या है? भारत भूटान संबंधों की कोई किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखो, जो हमारा भारत देश है और जो भूटान है, इन दोनों देशों के बीच क्या मतलब संबंध है, वो आपको बताना है। दो विशेषता बताना है संबंध कर। भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं दो घटकों को प्रभावित करें। यहाँ पर, यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैश्वीकरण से लिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई अंतर बताओ। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हुआ था और द्वितीय हुआ था, इन दोनों के बारे में बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर थे। देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग के समक्ष किन्हीं दो समस्याओं का वर्णन करें। देखो, जब हमारा प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, 51-52 का चुनाव है, उसे 1952 मानते हैं। तो इस समय जो हमारे निर्वाचन आयोग थे ना, उनको क्या मतलब परेशानी हुआ, क्या दो समस्या था, वो बताओ आप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका ने, वहां से क्या हुआ कि वहां के कुछ नए स्वतंत्र देशों के सामने कोई सुरक्षा नीतियों का वर्णन करें, ये पूछा गया यहाँ पर। 1975 में लगाया गया आपातकाल से किन्हीं दो पाठों की व्याख्या करें। देखो, 25 जून 1975 को लगाया गया था आपातकाल भारत के अंदर, धारा 370 के तहत। तो क्या था कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ठीक है, भारत देश की। तो उस समय थी वो प्रधानमंत्री। तो उस समय क्या था, 25 जून 1975 के आधी रात को डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा लगाया गया था, जो कि राष्ट्रपति थे हमारे। तो उनके तहत ये आपातकाल लगाया गया था। उसी समय प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। तो उस सेंसरशिप के मुकाबले ये था कि जो हमारे प्रेस मान सकते हो आप, जो अखबार जहाँ छपता है वो जगह, वहां पर कोई ऐसा खबर जो है प्रधानमंत्री के तहत नहीं छापा जाएगा, जो तब तक वो परमिशन नहीं देते हैं। तो ये था। तो ये जो आपातकाल है, इससे क्या मिला हमें, क्या हुआ? आपातकाल क्या भारत को और डुबा दिया, क्या भारत और ऊंचा हो गया, ये बताना है, ठीक है। ये 6% जो है ना हमारे, 2 4 6, इनमें से कोई 5% आपके रिपीट हो जाएंगे प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं खंड ख। तो ये हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें हमारे टोटल कितने परसेंट रहेंगे वो आप समझो। इसमें टोटल हमारे 1 2 3 4 5 5% रहेंगे, ठीक है। वैसे 1 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, 5 हमारे पर्सन रहेंगे 4 4 मार्क्स के। तो 4 8 12, ठीक है, और फिर 16 और 20।
20 नंबर का हो जाता है। देखो जो हमारा ये 2, 4 और ये 5 प्रश्न है ना, तो 5 में से कोई 3 प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ध्यान देना। पहला क्या है, भारत की परमाणु नीति की कोई 4 विशेषता बताओ। देखो भारत ने परमाणु नीति का जो आविष्कार है बहुत पहले कर लिया था, तो उसके बारे में बताना है। संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने काफी आर्थिक विकास दर्ज किया। यानी जो श्रीलंका था उसने इतने संघर्ष के बाद भी जो है बहुत आर्थिक विकास किया। क्यों किया, कारण और मानव विकास के उच्च स्तर दर्ज किए गए कथन का समर्थन करें। यानी कथन को सही ठहराते हुए अपने उत्तर बताएं। ठीक है, अगला इसी का अथवा है, पाकिस्तान में एक स्थिर लोकतंत्र के निर्माण की राह में आने वाली किन्हीं 4 बाधाओं पर प्रकाश डालें। प्रकाश डालने का मतलब है कि इनके बाधाओं पर टॉर्च मारो या रोशनी दिखाओ, क्या इन पे बाधा आता है। ठीक है, देखो जो आपका 22वां प्रश्न है वो है, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समाज की संस्कृति एवं कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। इस कथन कथन का विश्लेषण करें। ये कथन क्या सही है आपके हिसाब से, आप विश्लेषण कर सकते हो। विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डालें। यानी वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान समान जाना, प्रभाव हो जाना। ठीक है, तो जो हमारा देश है, कई देश हैं, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, विकासशील देश। जो विकासशील देश है ना, उनमें वैश्वीकरण आर्थिक रूप से कैसा दिखता है आजकल। विकासशील देश जितने भी है भारत विश्व में, तो उसमें कौन विकासशील देश है और उसके यहाँ वैश्वीकरण से क्या फायदा हो रहा है आर्थिक रूप से, वो बताना है आपको। ठीक है, 4 नंबर के 4 बताओगे, आपके 4 नंबर हो जाएंगे। 23वां आपका प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों की क्षेत्रीय मांगे। देखो ये आपकी क्षेत्रीय आकांक्षा चैप्टर से लिया गया है, जो आपकी आपका दूसरे बुक का लास्ट से पहला वाला चैप्टर है, 7वां चैप्टर। ठीक है, तो क्षेत्रीय आकांक्षा में क्या थे, लोग जो है उस 1980 के दशक को स्वायत्ता का दशक कहा जाता है, वो आपको पता होगा। तो उस समय क्षेत्रीय मांग उठती थी, स्वायत्ता आंदोलन भी हुआ था। तो क्षेत्रीय मांगे ने अनेकता के साथ एकता के सिद्धांत का उदाहरण है। यानी जो क्षेत्रीय मांग है ना, वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। कैसे, सिद्धांत का उदाहरण, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कारण के साथ क्षेत्रीय आकांक्षा के बारे में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो कोई प्रश्न आपका 5 जो है इसमें से आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, और अगर आपको इसका आंसर ना आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका घ वाला सेक्शन है 12 नंबर का रहेगा, और ये आपके रहेंगे टोटल एमसीक्यू टाइप, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं या फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, यानी बहुवैकल्पिक का मतलब हो जाता है बहुत विकल्प, यानी ऐसे प्रश्न जिसमें विकल्प बहुत हो, उसे हम बहुवैकल्पिक या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल देते हैं। मल्टीपल यानी बहुत सारे चॉइस ऑप्शन मिलेंगे हमें। ठीक है, समझ गए। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था, ये भी एक प्रश्न है हमारा। तो यही हमारा जो है ये वीडियो था। 26 हमारे यहाँ प्रश्न। कार्टून जो है ये क्या बता रहा है, किस बुक से है, पहले तो वो समझ जाना आप। ठीक है, तो ये जो आपका आगे प्रश्न है ना, इसको ध्यान देना आप। 6 मार्क्स का प्रश्न है, 24 नंबर का आपका खंड ई रहेगा, सेक्शन ई। तो इसमें कितने प्रश्न है पहले आप वो नोटिस करो। देखो टोटल हमारे रहेंगे इसमें प्रश्न, आप यहाँ पे दो 27, 28, 29 थी, टोटल हमारे 4 प्रश्न रहेंगे। चारों के अथवा रहेंगे। ठीक है, चारों के अथवा दे रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 मार्क्स का प्रश्न है। तो 6 चौक 24, 4 में से कोई 3 प्रश्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाएगा। इन सभी प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और तब आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, यूरोपीय संघ को अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने में किन कारकों की, मतलब क्या मतलब यहाँ बनाने वाले कारकों की व्याख्या करें। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन क्यों बन रहा है यूरोपीय संघ, तो ये आपको बताना है। आसियान के बारे में है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछ रहा है, अर्थ बताओ सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है, तो बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर यहाँ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की क्या चुनौतियां थी। 3 चुनौतियां थी हमारी, लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, और एक हमारा चुनौती और था, तो 3 हमारे टोटल चुनौतियां थी। ठीक है, लोकतंत्र स्थापित करना भी हमारा था, है ना, लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, और सरकार सभी के भले के लिए कार्य करे। ये 3 हमारी मुख्य चुनौतियां थी। आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर 6 मार्क्स में। अगर और डीप एक्सप्लेन करोगे ना आप, तो 6 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। अगर गलत कर दोगे तो 5 मिल जाएंगे। ठीक है, और 1989 के बाद भारतीय राजनीति में किन्हीं 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। देखो 1989 में क्या होता है, भारत में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का समाप्ति हो जाता है। ठीक है, हथियारों की होड़ समाप्त हो जाती है। ठीक है, गठबंधन का युग शुरू हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारा गठबंधन का युग शुरू हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे परेशानी यहाँ पर जो थे वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, और भी पार्टियां जो उभर के सामने आ जाती है। ठीक है, और भारत धीरे धीरे जो है बहुदलीय व्यवस्था अपनाने लग जाता है। तो ये सभी 1990 के दशक के बाद के बदलाव हैं, जो आप यहाँ 3 बता दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना।
तो यही था हमारा। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट हो जाएंगे, ध्यान देना। तो यही हमारा आज का वीडियो था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है। और अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर लोगे तो सही है, अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं इन क्वेश्चन को एक कागज में लिखकर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।